Hello friend, I am Shiva Verma from Civil Engineering Department, श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर से। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर एनालिसिस का यूनिट लोड मेथड। ये यूनिट लोड मेथड जनरली किसी भी फ्रेम, बीम या फिर ट्रस के किसी भी पॉइंट के वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस मेथड में हम लोग किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं किसी भी फ्रेम में, आज वो सीखेंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये फ्रेम दिया हुआ है, यहाँ पर ये पॉइंट है ए, बी, सी, डी और ई। बी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लोड लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन का, ई पॉइंट पर वर्टिकल लोड लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन का, और इस पर फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ई। यहाँ पर जो ई आई कॉन्स्टेंट लिया है पूरे फ्रेम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पर लेंथ वगैरह हम लोग को गिवन रहेगा क्वेश्चन में। तो यूनिट लोड मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग को फार्मूला देखना पड़ेगा। यूनिट लोड मेथड में डिफ्लेक्शन का क्या फार्मूला होता है? तो डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है डेल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर जो कैपिटल एम होता है वो ओरिजिनल बीम का मोमेंट होता है किसी भी सेक्शन के अबाउट। स्मॉल एम जो होता है वो यूनिट लोड बीम का मोमेंट होता है किसी भी सेक्शन के अबाउट, और ई आई जो भी गिवन रहेगा हमारे को। और ये जो डी एक्स होता है ना, ये हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी पड़ती है। कैपिटल एम की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पूरे बीम को, जो ओरिजिनल बीम है हमारा या फ्रेम है, उसको है ना डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि पूरा जो बीम है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। एक होता है डी ई, फिर सी डी, बी सी और ए बी। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करें, है ना। तो जो फ्री एंड है जहाँ पर से हम लोग को डिफ्लेक्शन निकालना है वहाँ से हम लोग स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, तो ई डी से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ई डी अगर हम लोग ले रहे हैं बीम या फ्रेम ई डी के लिए, तो टेक ओरिजिन, यहाँ पर हम लोग ओरिजिन सेलेक्ट करते हैं किस पॉइंट को, ई पॉइंट को। तो ओरिजिन अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये डायग्राम हम लोग का इस तरीके से दिखेगा। जो डी ई बीम है ना, इसका टोटल लेंथ हमारा 1.5 दिया हुआ है, और यहाँ पर हम लोग सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं एक्स एक्स, कहीं पर भी जो ई पॉइंट से ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे रहेगा। अब यहाँ पर मोमेंट अगर निकालते हैं तो यहाँ पर कोई भी लोड नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मोमेंट। मोमेंट का फॉर्मूला होता है लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर लोड नहीं है इसलिए जीरो हो जाएगा। तो अगला जो पार्ट है हमारा फ्रेम का वो होगा सी डी। तो सी डी के लिए जब हम लोग लेंगे तो ओरिजिन हम लोग लेंगे डी, एंड पॉइंट से लेते स्टार्ट करते जाते हैं, तो ओरिजिन अब आ जाएगा डी पे। ठीक है, तो जिस पॉइंट से भी हम लोग ओरिजिन स्टार्ट कर, मतलब ओरिजिन सेलेक्ट करेंगे जिस पॉइंट को भी, वहाँ से हम लोग सेक्शन का डिस्टेंस एक लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारा सेक्शन है जिससे हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है डी, उस तक का डिस्टेंस है एक्स। यहाँ पे 20 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, वर्टिकल लोड। अब देखेंगे कि तो मोमेंट क्या हो जाएगा। इधर तो कोई लोड लगा नहीं है डी ई पे, तो उसके लिए कोई भी मोमेंट आएगा नहीं। यहाँ से इस सेक्शन से डिस्टेंस देखेंगे क्या है, एक्स है, और 20 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है जो क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। ये सैगिंग इफेक्ट देता है जिसकी वजह से हम लोग इसको लेते हैं माइनस में। तो क्या आ जाएगा, -20 इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -20x। अब थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट जो है हमारा बी सी, यहाँ पर हम लोग ओरिजिन लेंगे इसका सी। ठीक है, तो अब हमारा जो फ्रेम है वो इस तरीके से दिखेगा। पिछले वाले में हम लोग डी वाले पार्ट, यहाँ पर हम लोग डी वाले पार्ट को नहीं लिए हैं क्योंकि वहाँ पर कोई लोड नहीं लग रहा है, लेकिन बाकी जो पार्ट है उसको लेना ज़रूरी है। तो देखेंगे यहाँ पर वर्टिकल लोड 20 किलो न्यूटन का लगा हुआ है और सी डी का डिस्टेंस 1.5 है। अब हम लोग देखते हैं ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन सेलेक्ट करते हैं एक्स एक्स, ये वाला। सी पॉइंट से उसका डिस्टेंस ले लेते हैं एक्स। अब इस सेक्शन के लिए अगर हम लोग मोमेंट निकालते हैं तो लोड लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन का। इस सेक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ये वाला आएगा 1.5 मीटर का। तो मोमेंट हो जाएगा 20 इंटू 1.5। अब देखेंगे तो ये फ्रेम को सैगिंग इफेक्ट या क्लॉकवाइज रोटेशन देता है, जिसकी वजह से हम इसको जो वैल्यू लेते हैं वो माइनस में लेते हैं। तो आ जाएगा टोटल कैलकुलेट करने के बाद में -30। अब आगे आते हैं।
अगला जो पार्ट लेते हैं हम लोग वो ए बी। अब इसमें एक ओरिजिन लेंगे हम लोग बी पॉइंट को, तो हमारा जो पूरा फ्रेम है वो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर फिर से हम लोग डी वाले पार्ट को नहीं लिए हैं क्योंकि वहाँ पर कोई लोड नहीं लगा था, लेकिन बाकी सबको लेना ज़रूरी है। तो देखेंगे ये 20 किलो न्यूटन ऊपर डी पॉइंट पे लग रहा है, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लोड भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे 10 किलो न्यूटन का। इसको भी हम लोग को डायग्राम में दिखाना पड़ेगा। तो ओरिजिन बी पॉइंट से हम लोग एक सेक्शन डिसाइड करते हैं एक्स डिस्टेंस पे, सेम प्रीवियस प्रोसीजर जैसा। अब देखते हैं यहाँ पर दो लोड है तो दो मोमेंट आएगा। मोमेंट के लिए हो जाएगा 20 किलो न्यूटन के लिए। इस सेक्शन से अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आएगा 1.5 मीटर का। तो -20 इंटू 1.5 सैगिंग इफेक्ट के कारण या क्लॉकवाइज रोटेशन के कारण इसको हम लोग माइनस में लेते हैं। फिर हम लोग 10 किलो न्यूटन से देखते हैं तो जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो x डिस्टेंस आएगा तो आ जाएगा -10 इंटू एक्स। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर फिर से हमारे को हम क्लॉकवाइज रोटेशन या सैगिंग इफेक्ट दिखाई देता है। तो इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद में -20 इंटू 1.5 -10x, तो टोटल आ जाएगा -30 इंटू -30 -10x। तो कैपिटल एम कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को स्मॉल एम कैलकुलेट करना है। स्मॉल एम बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा ओरिजिनल बीम है या जो ओरिजिनल डायग्राम दिया हुआ है, ओरिजिनल फ्रेम है, इसमें हम लोग पूरे लोड जो गिवन है उसको रिमूव कर देते हैं, और जिस पॉइंट पर हम लोग को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना है, जैसे कि यहाँ पर ई पॉइंट पे हम लोग को निकालना है, तो ई पॉइंट पे अगर वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है तो वर्टिकली यूनिट लोड अप्लाई करते हैं, या फिर अगर हॉरिजॉन्टल निकालना है तो हॉरिजॉन्टली यूनिट लोड अप्लाई करेंगे। और पूरे बीम में सिर्फ एक ही जगह पे लोड लगा रहेगा जहाँ पर हमारे को डिफ्लेक्शन चाहिए। और फिर से यही काम जो हम लोग कैपिटल एम निकालने का काम किए हैं, मोमेंट निकालने का, वो यूनिट लोड को अप्लाई करके निकालते हैं। तो वही हम यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन वी अप्लाई एन यूनिट लोड एट डिज़ायर पॉइंट इन द डिज़ायर डायरेक्शन एंड रिपीट द प्रोसीजर। तो जैसे कि ये चार्ट मैंने बनाया है, इसमें पहले अगर हम लोग वर्टिकल के लिए देखते हैं तो हम लोग को जैसे वर्टिकल निकालना है तो हम लोग ई पॉइंट जहाँ पर हमारे को डिफ्लेक्शन चाहिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन चाहिए, इसलिए वर्टिकली 1 किलो न्यूटन का लोड लगाएंगे, यूनिट लोड। अब फिर से पूरा जो काम है एम कैपिटल एम मोमेंट निकाले थे वही हम लोग को रिपीट करना है स्मॉल एम के लिए भी। तो जैसे पहला पार्ट हमारा डी था, इसमें ओरिजिन ई दिए थे, तो ये डायग्राम इस तरीके से दिख जाएगा। यहाँ पर अब लोड डिफरेंस सिर्फ ये रहेगा कि यूनिट लोड लगा रहेगा। तो अगर मोमेंट निकालेंगे तो स्मॉल m1 लिया हूँ क्योंकि हमारे को हॉरिजॉन्टल भी निकालना है, तो m1 और m2 ले लेते हैं। तो स्मॉल m1 अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 1 किलो न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा x है तो क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि जो हमारा रोटेशन मिल रहा है वो क्लॉकवाइज या शैगिंग इफेक्ट के साथ मिल रहा है। अब अगला जो है सी डी, यहाँ पर ओरिजिन डी हो जाएगा, तो डी पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक सेक्शन मानेंगे। अब यहाँ पर हम लोग डी ई वाले पार्ट को भी लिए हैं, डी ई वाले पार्ट को इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर जो 1 किलो न्यूटन का लोड लगा वो ई वाले पार्ट पे लगा हुआ है। तो अब देखेंगे इस सेक्शन से हम लोग मोमेंट निकालेंगे, तो सेक्शन से जो लोड है वो 1 किलो न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस 1.5। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 1.5 माइनस डायरेक्शन क्योंकि सैगिंग इफेक्ट या क्लॉकवाइज रोटेशन मिल रहा है, तो -x प्लस 1.5 ये हमारा m1 का वैल्यू आ जाएगा फॉर सी डी पार्ट के लिए। फिर वैसे ही हम लोग निकालेंगे बी सी वाले पार्ट के लिए। बीसी वाले पार्ट के लिए देखेंगे तो ये डायग्राम हमारे को इस तरीके से दिखेगा, जिसमें 1 किलो न्यूटन ई पॉइंट पर ही लगा रहेगा। अब जो सेक्शन ओरिजिन हम लोग लेंगे वो हमारा सी पॉइंट पर लिया गया था, तो सेक्शन हम लोग डिसाइड करेंगे यहाँ पर किसी भी डिस्टेंस पे ले सकते हैं, और ये डिस्टेंस हम लोग मान लेंगे x। अब इस x डिस्टेंस के लिए अगर हम लोग मोमेंट निकालते हैं तो मोमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 किलो न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरा 1.5 प्लस 1.5, तो 1.5 प्लस 1.5 3 हो गया, और लोड है हमारा 1 किलो न्यूटन का, तो 1 इंटू 3 -3 आ जाएगा। अब अगला जो पार्ट है ए बी, इसके लिए ओरिजिन हम लोग बी लेंगे। अभी हमारा जो डायग्राम है वो इस तरीके से दिखाई देगा। तो ओरिजिन से फिर से हम लोग एक सेक्शन डिसाइड करेंगे किसी भी डिस्टेंस x पे। अब इस सेक्शन के लिए अगर हम लोग मोमेंट निकालेंगे तो 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, और कितने डिस्टेंस पे लगेगा, 3 डिस्टेंस पे, 1.5 प्लस 1.5।
तो इस 3 डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 इंटू 3, है ना। 1 किलोमीटर का लोड 3 डिस्टेंस हो गया, और माइनस साइन क्योंकि क्लॉकवाइज इफेक्ट दे रहा है। जो रेड वाली लाइन दिख रही है आपको, ये क्लॉकवाइज रोटेशन को शो कर रही है या सैगिंग इफेक्ट को शो कर रही है। तो यहाँ पर से m1 की जो वैल्यू आ जाएगी -3। तो अब वैसे ही सेम हम लोग हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालने के लिए भी करेंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालने के लिए डिफरेंस ये रहेगा कि जैसे हम लोग वर्टिकल के लिए यूनिट लोड जो लगाए थे वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगाए थे, यहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालने के लिए यूनिट लोड जो लगाएंगे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर लगाएंगे। ई पॉइंट पे हम लोग को डिफ्लेक्शन चाहिए, इसलिए ई पॉइंट पे 1 किलोमीटर का हॉरिजॉन्टल लोड लगा दिए। अब यहाँ पर देखेंगे सेम प्रोसीजर वही रहेगा। सबसे पहले वही पूरे सेक्शन पूरे फ्रेम को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। डी ई वाले पार्ट के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो ओरिजिन अगर ई को ले रहे हैं तो एक सेक्शन लेंगे जहाँ ओरिजिन से डिस्टेंस ले लेते हैं एक्स। अब यहाँ पर मोमेंट अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लोड तो हमारे पास एक है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि ये लोड का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस सेक्शन से पास होके जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं रहेगा, इसलिए 0 आ गया। वैसे ही सी डी के लिए भी अगर हम लोग लें तो ओरिजिन अगर डी ले रहे हैं तो डी पॉइंट से एक सेक्शन डिसाइड करेंगे एक्स डिस्टेंस पे, और ये 1.5 मीटर डिस्टेंस डी का डिस्टेंस है। तो 1 किलो न्यूटन का जो लाइन ऑफ एक्शन है ये फिर से क्या होगा, आपके सेक्शन से पास होकर जाएगा, जिसकी वजह से मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिलेगा। फिर अगला आते हैं हम लोग बी सी वाले पार्ट के लिए, जिसमें ओरिजिन सेलेक्ट करते हैं सी। तो सेम प्रोसीजर है पहले जैसा। तो एक सेक्शन लेंगे जो एक्स डिस्टेंस पे होगा सी पॉइंट से। अब ये 1 किलो न्यूटन का लोड का लाइन ऑफ एक्शन सेक्शन से पास नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर मोमेंट हम लोग को मिलेगा। तो m2 का वैल्यू हो जाएगा -1 इंटू एक्स। -1 का जो कारण ये है क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन या सैगिंग इफेक्ट देता है। तो ये 1 किलो न्यूटन का लोड और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम लोग को मिल रहा है, तो m2 का वैल्यू हो जाएगा -x। वैसे ही अब ए बी के लिए लेंगे तो ओरिजिन हम लोग सेलेक्ट करते हैं बी, जिसमें हम लोगों को बी पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट से सेक्शन डिसाइड करेंगे एक्स पॉइंट पर, एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन ले लिए। अब अगर हम लोग इस 1 किलो न्यूटन का मोमेंट निकालेंगे तो ये 1 किलो न्यूटन लग रहा है इस वाले लाइन ऑफ एक्शन पे, और इसका टोटल एक्स सेक्शन से अगर हम लोग डिस्टेंस निकालें तो ये 2 मीटर और ये एक्स, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 2। और ये माइनस साइन क्यों, क्योंकि जो हमारा जो इफेक्ट दे रहा है वो क्या दे रहा है, क्लॉकवाइज या शैगिंग इफेक्ट दे रहा है, इस वजह से। तो ये m2 का वैल्यू मिल गया। अब ये सारे वैल्यू निकालने के बाद हम लोगों को एक चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो पूरे वैल्यू निकालने के बाद, मतलब कैपिटल M, स्मॉल m1, स्मॉल m2, ये तीनों वैल्यू निकालने के बाद हम लोग एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें ताकि जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी हो जाए। ये चार्ट प्रिपेयर नहीं करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर चार्ट प्रिपेयर करेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी हो जाता है। तो चार्ट ऐसा है कि पहले हम लोग मेंबर लिख लेते हैं जितने भी पार्ट में डिवाइड किए हैं हम लोग सेक्शन को या हमारे फ्रेम को। तो डी ई, सी डी, बी सी और ए बी। अब ओरिजिन, डी के लिए ओरिजिन हम लोग ई ले रहे थे, सी डी के लिए डी ले रहे थे, बी सी के लिए सी ले रहे थे और ए बी के लिए बी ले रहे थे। लिमिट हम लोग लेंगे कि उस सेक्शन पे अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो कितने से कितने डिस्टेंस तक के हम लोग लिमिट लेंगे। तो हम लोग को पता है कि डी वाले पार्ट का जो लेंथ था वो 0 से 1.5 मैक्सिमम लेंथ था। वैसे ही सेम सी डी वाले पार्ट के लिए 0 से 1.5, ए बी सी वाले पार्ट के लिए 2 मीटर डिस्टेंस था, इसलिए 0 से 2, और ए बी वाले पार्ट के लिए 0 से 2। अब हम लोग कैपिटल M, स्मॉल m1 और स्मॉल m2, ये तीनों की जो भी वैल्यू निकाले हैं अलग अलग पार्ट के लिए, उसको नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं अगले वाले मतलब रो के लिए या कॉलम के लिए। इसको हम लोग कॉलम वाइज भी बना सकते हैं। तो m1 कैपिटल M इंटू m1 निकालते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो ये 0 आएगा। फिर -20x इंटू 0 करेंगे तो सॉरी -20x इंटू -x प्लस 1.5 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये जो भी वैल्यू मिलेगी हमारे को यहाँ पर लिखते जाएंगे। वैसे ही -30 इंटू -3 करेंगे तो हमारे को +90 मिलेगा। -30 -10x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो हमारे को मिलेगा +90 प्लस 30x। वैसे ही फिर सेम कैपिटल M और M2 के लिए भी मल्टीप्लिकेशन हम लोग वैल्यू
नोट करते जाएंगे। इतना नोट करने के बाद हम लोग फार्मूला में पुट करते हैं वैल्यू को। तो फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन हमारे लिए फार्मूला हो जाएगा 1/EI कांस्टेंट है, इस वजह से पूरे थ्रू आउट द फ्रेम के लिए कांस्टेंट है, इस वजह से हम लोग इसको बाहर निकाल लिए। इंटीग्रेशन कैपिटल M M1 dx। अब ये कैपिटल M M1 हम लोग अलग अलग पार्ट के लिए निकाले हैं, है ना, DE CD AB और BC के लिए। तो इस सब को हम लोग को सम करना पड़ेगा। तो कैपिटल M M1 की वैल्यू जो भी निकली है इसके लिए ये सारे को हम लोग सम करके अलग अलग लिमिट जो भी है उसके लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो हो जाएगा फार्मूला 1/EI। ब्रैकेट में अगर हम लोग ले लें तो पहले वाले के लिए लिमिट था 0 से 1.5 और इसकी जो वैल्यू थी कैपिटल M M1 की 0, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे dx। प्लस अगला है फिर से इसके लिए लिमिट है 0 से 1.5 और इसकी वैल्यू आई थी 20 इंटू ब्रैकेट में x² प्लस 1.5x। इसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। फिर अगला जो आएगा 90 और इसके लिए जो लिमिट था 0 से 2 और लास्ट जो वैल्यू है 90 प्लस 3x, इसको भी हम लोग dx के लिए इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 2 लिमिट लेकर। आगे इसको जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग को वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए वही जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये हम लोगों को सॉल्यूशन इस तरीके से मिलेगा, है ना। x² का इंटीग्रेशन x³/3 0 से 1.5 इसका लिमिट हो जाएगा और अगला x के लिए हमारे को मिलेगा x²/2 0 से 1.5 इसके लिए लिमिट हो जाएगा। फिर 90 और यहाँ पे 1 था मल्टीप्लाई में, या 90 बचा है तो कांस्टेंट के लिए x होता है इंटीग्रेशन, इसलिए आ जाएगा 0 से 2 लिमिट पे x और सेम ऐसे ही आगे भी करते जाएंगे। तो जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं हम लोग, अगर इसको हम लोग चाहें तो कैल्सी में भी सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट को। तो पूरा सॉल्व करने के बाद हम लोगों को इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन 476.15/EI मिल जाता है। अगर EI का वैल्यू दिया रहता है तो इसको यूनिट में लिख सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगला जो है वो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए निकालते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए फार्मूला हो जाएगा del H = 1/EI इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल M M2 dx। अब जो मल्टीप्लाई लिखेंगे हम लोग या जो वैल्यू लिखेंगे वो कैपिटल M M2 के प्रोडक्ट का वैल्यू लिखेंगे। तो हमारे पास चार्ट में कैपिटल M M2 के प्रोडक्ट की वैल्यू है। यहाँ पर DE और CD के लिए जो वैल्यू है वो 0 है, इसलिए इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू 0 ही आएगी। बस बच जाता है क्या BC और AB। तो BC और AB के लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे को मिलता है 1/EI कांस्टेंट है इसलिए बाहर कर देते हैं उससे ब्रैकेट के, और ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो 30x dx 0 से 2 लिमिट के लिए और 30x प्लस 10x ब्रैकेट में और मल्टीप्लायर में रहेगा ब्रैकेट में x प्लस 2 dx 0 से 2 के लिए। इसको अगेन हम लोग इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं तो हमारे को जो वैल्यू मिलता है वो 306.67/EI वैल्यू मिलती है del H। ये यूनिट लोड मेथड का यूज़ हम लोग अलग अलग फ्रेम के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन को निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रस के किसी भी पॉइंट के हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिफ्लेक्शन को निकालने के लिए भी यूनिट लोड मेथड यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्प करती है अपनी स्टडी पे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।